जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे। थोड़ा सा लाइट कम हो रही होगी, मैं लाइट ऑन कर देता हूँ अभी। अब देखिएगा। हाँ, मलुक सा तो दिख रहा होगा ना, थोड़ा थोड़ा सा, कोई दिक्कत ना। देखो, मलुकाई भी जरूरी है थोड़ी थोड़ी सी, है ना, क्योंकि ये जो जग है ना, ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम है मात्र, और कुछ नहीं। चलो, इस टॉपिक पे फिर कभी हम बात कर लेंगे फुर्सत में, है ना। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है शानदार होगा, और उस टॉपिक का नाम होगा स्वर के भेद। हमने पिछली वाली क्लास में हमने ये डिस्कस करा था कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 मूल होते हैं, जबकि टोटल कुल मिलाकर के 39 होते हैं, है ना। अब हम स्वर के भेद पढ़ने वाले हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चे, कि स्वर 3 प्रकार से होते हैं। ह्रस्व, जिसको हम लघु भी कहते हैं, दीर्घ, जिसको हम गुरु भी कहते हैं, इसको संधि भी कहते हैं, संधि स्वर भी कहते हैं, इसको हम मूल स्वर भी कहते हैं, ह्रस्व स्वर को। और एक प्रकार और होता है जिसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। इस इतने होते हैं। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा नहीं, जितना हो सकता है उतना डिटेल में हम बात कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, इतना ध्यान रखना, है ना। क्या फायदा भैया, फिर जब डूब जाओगे मुझे हाथ से निकालना पड़ेगा तुमको, और मैं नहीं चाहता कि अभी तुम डूब जाओ, है ना। डूबो तो बस हमारे प्यार में डूबो हैं। देखिएगा। चलो, आगे चलते हैं। हम अब जो बताएंगे आपको ह्रस्व, लघु और इनके बारे में, यानी कि सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ह्रस्व स्वर की। यानी कि ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं, जिसका एक नाम और होता है लघु कहते हैं, दूसरा एक और नाम होता है जिसको हम मूल स्वर कहते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त, इतना समझना जरूरी है कि स्वर किसको कहते हैं। यानी कि वो वर्ण जिनको बिना किसी व्यंजन की सहायता से बोले जा सकते हैं, उनको स्वर कहते हैं। अब स्वर में ह्रस्व, लघु या मूल हम एक ही उसको कहते हैं, तो हम समझ लेते हैं। ह्रस्व का मतलब होता है बहुत कम समय लेने वाला, बहुत ही कम समय लेने वाला। लघु की बात करें तो छोटा, और मूल का मतलब है कि बिल्कुल फंडामेंटल, बिल्कुल बेसिक हैं वो। तो कितने होते हैं, तो मेरे दोस्त इतना ध्यान से समझ लेना कि ये जो है 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ए, ई, सॉरी, ए, ई, उ और ऋषि, ऋषि वाला रे, री, री कहते हैं इसको हम, HRI। ठीक है ना। अब आगे देखो, ये होते हैं 4 मूल स्वर कहते हैं इनको। इनको मूल स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि इन स्वरों को बिना किसी दूसरे स्वर की सहायता से बनाया जाता है। यानी कि इनको बनाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये मूल होते हैं। ये लघु भी होते हैं क्योंकि इनमें एक मात्रा का प्रयोग होता है। यह हम बात करें तो इनको मतलब जो समय लगता है ना, वो एक मात्रा का समय लगता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं एक मात्रिक स्वर भी मतलब कहते हैं। एक मात्रिक स्वर भी इनको कहते हैं। ठीक है ना, एक मात्रा वाले स्वर बोला जाता है इनको। अब हम क्या करें कि जी दीर्घ, गुरु और संधि स्वर किसको कहेंगे, तो उनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब बारी आती है दीर्घ, या फिर इसको हम गुरु कहते हैं, या फिर इसको हम संधि स्वर भी कहते हैं। तो अब ये क्या चीज है, इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यानी कि वो स्वर, दीर्घ से समझते हैं पहले, कि वो स्वर जिनको बोलने में ज्यादा समय लगता हो। गुरु का मतलब कि सर देखो, लघु का मतलब था छोटा, तो गुरु का मतलब कि सर जो बड़े हों, है ना। संधि का मतलब कि सर वो स्वर जो किसी दो को मिलाकर के बनते हो, किसी दो को मिलाकर बनते हो, उनको कहा जाता है संधि स्वर।
और ये एक ही प्रकार के हैं, ये तीनों के तीनों एक का ही नाम है, चाहे तो आप इसको दीर्घ बोल लो, चाहे गुरु कह लो, चाहे संधि स्वर कह लो, है ना। अब इनका थोड़ा सा तरीका देखते हैं कि कैसे कैसे है। कि मैं बात करूं जैसे कि देखो, आ की मैं बात करूं, आ, तो ये किन्हीं दो स्वरों से मिलकर के बना होगा, तो मैं कौन से दो स्वर की बात कर रहा हूं, तो देखना जरा, ए धन ए, यानी कि ए धन ए को मिलाकर के बनता है तो आ बना। ये भी मूल स्वर है, ये भी मूल स्वर है, दोनों ही एक जैसे हैं। अभी वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखना जरा, ई धन ई क्या मिला बन करके, ई बना, ठीक है। चलो जी, अब मैंने क्या करा, उ धन उ क्या बना मिल करके, ये बना, बहुत गजब की चीज बन गई। अब क्या करें भाई, अभी तक देखो मैंने एक जैसे रिपीट कर रहा हूं, मैं एक जैसे। अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है, सर फिर क्या हम इसको भी रिपीट कर सकते हैं? भाई जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूं कि जी मैं ऋषि को रिपीट करके कुछ बनाऊं, तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूं? ये बन गया जी, दीर्घ ऋषि वाला बन गया। सही होना चाहिए इस हिसाब से तो, लेकिन नहीं होगा। देखो समझो इसके पीछे का रहस्य मैं आपको बता देता हूं। ये जो दीर्घ री है, इसको दीर्घ री बोलते हैं, है ना। तो दीर्घ री जो है, ये संस्कृत का वर्ण होता है, संस्कृत भाषा का वर्ण होता है। अब अगर हम संस्कृत की वर्णमाला के बारे में डिस्कस कर रहे होते तो मैं कहता कि ये बिल्कुल जायज है और सही है, लेकिन ये संस्कृत भाषा के बारे में हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा की वर्णमाला। तो वहां पर ये चीज हम प्रयोग में नहीं लेकर आते, क्योंकि ये संस्कृत भाषा का वर्ण है, इसीलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। इसीलिए इस री को दीर्घ में हमने स्थान नहीं दिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा और समझ लो, क्या और तरीके के भी दीर्घ बन सकते हैं? सर बिल्कुल बन सकते हैं, मैं यहां आपको बता देता हूं। अब देखो कैसे, कि चलो भाई मैं ए के साथ में चलो कोई दिक्कत नहीं, देखो यहाँ पे ए के साथ में ना मैं ई को मिला देता हूं, तो क्या बनता है, ए बनता है। जैसे कि ना ए ई, ए ए ए बनता है ना। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूं कि ए प्लस ए, ये वाला ए, इनको मिला करके मैं बनाता हूं तो अय बनता है, अय, अय मतलब ऐनक, है ना। अब दूसरा कि सर अगर मैं ए के साथ में ऊ मिला दूं तो क्या बनता है, ओ बनता है। अब अगर मैं ए के साथ में ये मिला दूं, सॉरी सिंगल आना चाहिए था ना, भावनाओं में ज्यादा बह जाता हूं मैं कभी कभी, देख लो तुम्हारा। देखो यहां देखो और यहां देखो, एक चीज आपको नजर आएगी, क्या, कि सर ये तो एक जैसे थे, इसीलिए इनको कहा जाता है सजातीय स्वर भी कहा जाता है, या फिर सजातीय दीर्घ स्वर भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? सजातीय दीर्घ स्वर भी कहते हैं। इसको मूल दीर्घ स्वर भी कहते हैं। इसको या तो आप मूल दीर्घ स्वर कह लो, या फिर सजातीय दीर्घ स्वर कह लो। और इनको क्या कहेंगे, तो इनको मैं बता देता हूं। इनको कहा जाता है विजातीय, या फिर विजातीय रहने तो विजातीय दीर्घ स्वर, ये हो गया, ठीक है ना। यानी कि मूल दीर्घ स्वर होते हैं 3 प्रकार के, विजातीय दीर्घ स्वर होते हैं 4 प्रकार के, और टोटल कुल मिलाकर के मैं बात करूं कि कुल दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो 3 और 4 7 स्वर होते हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत शानदार, यानी कि हमने यहाँ पे ह्रस्व स्वर भी पढ़ लिए, दीर्घ स्वर भी पढ़ लिए। अब इनका थोड़ा सा नाम नॉमिनेशन कर लेते हैं कि ह्रस्व स्वर को हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, और ये कुल मिलाकर के 4 होते हैं। तो दीर्घ स्वर 7 होते हैं, 3 + 4, है ना। और इनको हम द्विमात्रक भी कहते हैं, यानी कि इनमें 2 मात्रा का समय लगता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। अब बचता है हमारा बचा कुछ एक गरीब गुरबा आदमी, छोटा सा कौन सा, प्लुत स्वर।
प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि हिंदी वर्णमाला में प्लुत स्वर को कोई भी खास लिपि चिन्ह नहीं दिया गया है, उसको किसी से प्रदर्शित नहीं किया जाता, लेकिन उसको हम क्या करते हैं कि उसको स्वर को दर्शाने के लिए हम एक विशेष आकार का हिंदी शब्द का 3 यूज करते हैं। हिंदी भाषा में जो 3 अंक लिखा जाता है उसको प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं लिखूं, ओम लिखना हो मुझे, तो मैं ऐसे करके लिखूंगा उसको। यानी कि जिस स्वर को लंबा खींचना हो उस स्वर के ठीक बाद उसको 3 इकाई करके लिख देना है, बन जाएगा प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर को क्या कहेंगे? तो दूसरा नाम भी इसका है फिर क्या कि सर वो स्वर जिसमें कि 3 मात्रा का समय लगता हो, 3 मात्रा का समय लगता हो, उसको हम त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। इसीलिए त्रिमात्रिक की वजह से ही इसको 3 से प्रदर्शित किया जाता है ना? बड़े गजब की चीज। लेकिन शुद्ध हिंदी का 3 होना चाहिए, अंग्रेजी वाला 3 नहीं चलेगा, है ना? चलिए, आज की क्लास अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, और हाँ, थोड़ा सा मेरा हौसला भी बढ़ा दिया करो यार, कभी कभी है। इतनी भी दुश्मनी है क्या यार? इतने तो बुरे नहीं है ना? चलिए, जय हिंद, जय भारत।